हाँ, तो अब आपके कॉम सर आए हैं लेक्चर नंबर 23 लेकर सॉल्यूशन का, जिसमें एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे इब्लियोस्कोपी भी कहते हैं, लेकर आए हैं। तो इसमें जो है भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं कि पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पार्टिकल के नंबर पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड किया, तो एक पढ़े, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, और ये तीसरा है, और एक और है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीवी से भी डिनोट कर सकते हो, या इसी को इब्लियोस्कोपी कहोगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर ले लो, एक कॉन्सेप्ट तो ज़रूर ले ही लो। एक कॉन्सेप्ट ये है इसका कि एक्चुअली लोग को बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है तो जनरली लोग कह देते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कहिए, बच्चे बोलते हैं ऐसे, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करने लगे उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो आप बच्चे क्या कहेंगे, 100 डिग्री सी। लेकिन वाटर को 90 डिग्री पर भी बॉयल कराया जा सकता है, 80 डिग्री पर भी बॉयल कराया जा सकता है, और 110 डिग्री पर भी बॉयल कराया जा सकता है, 120 डिग्री पर भी बॉयल कराया जा सकता है। तो जब तक आप बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक तुमको बॉइलिंग वैरी नहीं करेगा। वैसे बच्चे तो बॉइलिंग को फिक्स कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग का, और वैसे बोलना चाहिए, पढ़े हुए बच्चे की तरह बोलना चाहिए। और तुम बोलोगे क्या, बोलोगे ये कि बॉइलिंग पॉइंट सिंपली जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपली ये कहना उचित नहीं है। आप पढ़े लिखे और एडवांस बच्चे की तरह बोलना है तो बोलेंगे ऐसे कि द बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, the boiling point is that temperature at which the vapor pressure of the liquid or solution becomes equal to atmospheric pressure, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस समय वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए देखिए, जैसे ये एक लिक्विड आप लिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एक लिक्विड लिए इस कंटेनर में, बच्चे इसमें एक लिक्विड लिए आप, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, हाँ। और नीचे से इसको किए, क्या किए, अरे भैया गरम किए। तो देखिएगा कैसे बॉइलिंग को कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट बनाइए, आप नीचे से गर्म किए, करिए, लेकिन थोड़ा बीच में सुन लीजिए। इस लिक्विड के ऊपर जहाँ भी घर में या कहीं लिए हैं तो इसके ऊपर क्या है, हवा है। इसके ऊपर वहाँ तक हवा है जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में जो हवा है इस लिक्विड के ऊपर, वहाँ से सारी हवा इस पर हवा, वहाँ से जो हवा है सारी हवा इस पर दबाव दे रही है। कौन सा दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रही है। और हवा का दबाव किधर से किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है। हवा का प्रेशर ऊपर से नीचे लग रहा है, ठीक है, हवा का प्रेशर ऊपर से नीचे लग रहा है, ठीक है। अब जो है जब आप इसे हीट करना शुरू करोगे तो इसमें से वेपर निकलना स्टार्ट होगा, वेपोराइजेशन प्रोसेस शुरू होगा। और आप पढ़े होंगे बचपन में वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में अंतर। वेपोराइजेशन इज दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस एंड टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। वेपोराइजेशन वो
प्रोसेस है जिसमें कि सरफेस पर से ही होता है। तो सरफेस पर से यहाँ से ऊपर के तरफ निकलना शुरू होगा। क्या निकलना शुरू होगा? सरफेस पर से ऊपर के तरफ निकलना शुरू होगा। क्या निकलना शुरू होगा? वेपर। वेपर निकलना शुरू होगा। जैसे जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर जैसे जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब वेपर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर भी आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर वेपर का प्रेशर नीचे से ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे के बराबर हो जाएगा। के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और उसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगी। तो टेम्परेचर बढ़ाते एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P, ये वेपर प्रेशर P, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तब उसी टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। इसी में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दीजिएगा ना तो पहले ही इक्वल हो जाएगा। ऊपर से नीचे का दबाव जो है कम कर दीजिएगा तो कम ही टेम्परेचर पर उसके बराबर हो जाएगा, और कम ही टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा के भी इसका बॉइलिंग पॉइंट घटा सकते हैं। और नहीं तो एक दूसरा चीज़ कि वेपर प्रेशर को इसके घटा दीजिए। तो इसके वेपर प्रेशर को अगर आप घटा दीजिएगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। और वेपर प्रेशर कैसे कम होता है? इसमें थोड़ा शुगर डाल दो, इसमें थोड़ा सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज डाल दो, तो इसमें कोई सॉल्यूट डाल दोगे नॉन वोलेटाइल तो वेपर कम निकलता है। ये पढ़ा चुके हैं रॉल्स लॉ में। किसी भी पानी, प्योर पानी है, ज़्यादा वेपर निकलेगा। उसमें थोड़ा सॉल्ट या थोड़ा सा क्या डाल दोगे? थोड़ा सा सॉल्ट या थोड़ा सा ग्लूकोज या थोड़ा शुगर डाल दोगे तो उसमें से वेपर निकलने का टेंडेंसी कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए वेपर कम निकलेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब तो उसको बराबर करने के लिए लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसमें शुगर डाल दिए तो इसको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा तो टेम्परेचर तुम्हारा जितना पे पानी प्योर बॉयल करता था उससे ज़्यादा पर बॉयल करेगा। और इसी जो ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तुम्हें मैं दिखा भी रहा हूँ, देखो। जैसे ग्राफ के थ्रू देखो, अब ग्राफ के थ्रू सोल्वेंट है, प्योर पानी है, ये प्योर पानी है। तो जैसे ये प्योर पानी का कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये प्रेशर 1 atm के बराबर है। यहाँ 1 atm 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर यहाँ प्रेशर है ये लाइन पर। और ये सोल्वेंट है, अभी कुछ टेम्परेचर कम है, अभी टेम्परेचर कोई कम टेम्परेचर है, यहाँ से करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम है तो इसका वेपर प्रेशर भी कम है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर देखिए, यहाँ टेम्परेचर कुछ है, जैसे जैसे इधर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, जैसे जैसे इधर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के आ गए हम यहाँ, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के हम आ गए कहाँ? यहाँ, ठीक है। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो यहाँ क्या बढ़ गया? वेपर प्रेशर। ये पहले कम था, ठीक है ना, P डैश था, तो अब वेपर प्रेशर बढ़ के हो गया P डबल डैश,
देखो टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया तो वेपर प्रेशर थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाया तो वेपर प्रेशर थोड़ा और बढ़ा। और इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक्स एक्सिस बढ़ेगी तो वाई एक्सिस बढ़ती जाएगी। एक्स पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है, बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा बी पॉइंट आया जहाँ टेम्परेचर हो गया कितना तुम्हारा टी, और उस समय वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट का हो गया क्या, वेपर प्रेशर उस समय हो गया किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये सॉल्वेंट उस समय बॉयल करना अब शुरू कर देगा, टी पर ये बॉयल करना शुरू कर देगा। लेकिन उसी सॉल्वेंट में तुम थोड़ा सा शुगर डाल दिए, थोड़ा सा शुगर डाल दिए तो क्या होगा, शुगर डाल दोगे तो भैया अब इसका वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। शुगर डालोगे तो उसी टी टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर उससे कम होगा, उसके ज़्यादा, और इसका टेम्परेचर यहाँ तक कि टी पे पहुँच जाओगे, यानी जिस पर सॉल्वेंट बॉयल कर गया था, यहाँ देखो ए पॉइंट, ठीक, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट तुम्हारा बॉयल कर गया था उस टेम्परेचर पर पहुँचोगे तो इसका वेपर प्रेशर अभी P1 है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अभी बहुत क्या है, कम है। देख रहे हो ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P, ये कम है। टेम्परेचर आ गया, अरे जिस पर पानी खोल गया था, बॉयल कर गया तो वो टेम्परेचर आ गया, लेकिन इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, अभी कम ही है, अभी कम ही है। गजब। तब क्या होगा, अब क्या करोगे, अभी तो कम ही है, तो अब क्या करोगे, बोलो बाबू। वो तो टेम्परेचर आ गया, लेकिन अभी आपका कम ही है, तो अब क्या करिएगा कि कहिएगा कि भाई सर और थोड़ा गर्म कीजिए, तब वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना। हम कहेंगे हाँ ऑफ कोर्स, तो आप और थोड़ा गर्म किए तो वेपर प्रेशर थोड़ा P1 से ऊपर गया, थोड़ा और गर्म किए तो और थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा और गर्म किए तो और थोड़ा ऊपर गया, और जब आप T1 टेम्परेचर जो T से बड़ा है, प्योर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बड़ा है, पर पहुँचे तो आके अब हुआ एटमॉस्फेरिक के बराबर। तो ये T1 टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल किया, और T से T1 बड़ा है, और जितना बड़ा है इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए पानी यहाँ 100 पे बॉयल किया था, तो ये 102 डिग्री पे बॉयल करेगा, उसमें थोड़ा सा आप शुगर डाल दिए तो ये 2 डिग्री जो बढ़ा उसी को कहते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी 2 डिग्री को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यही हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझे ना। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका एलिवेशन हो गया T1 माइनस टी, दैट इज डेल्टा TB1, पहला सॉल्यूशन है, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1। अब उस सॉल्यूशन में जिसमें शुगर पहले से थोड़ा डाले थे, उसमें थोड़ा और शुगर डाल दीजिएगा, तो वो सॉल्यूशन थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो उसको बॉयल करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना होगा। तो इसका तो आप देख रहे हैं कि टी टेम्परेचर पे आए तो डी ही पर पहुंचा है, तो डी पर इसका जो है ना, देख रहे हो ना, डी पर इसका वेपर प्रेशर उससे भी कम है, डी पर इसका वेपर प्रेशर उससे भी कम है, ठीक है। तो अब जो है P2 है, देख रहे हो P1 से भी कम है, तब तो ये तो और खोजेगा, और टेम्परेचर हाई खोजेगा, तो इसको और हीट किया और हीट किया और हीट किया और करता गया। अब T1 पे भी पहुँचे तो देख रहे हैं कि अभी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो और हीट किया और हीट किया, और करते 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 जब गए T2 पर, जो टेम्परेचर T से भी बड़ा है, T1 से भी बड़ा है, T2 पे, तो अब जाके ये E पॉइंट पर टच किया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, देख रहे हो टच कर रहा है ना, तो टच किया है, तब ये लिक्विड बॉयल करना
ये सॉल्यूशन 2 बॉयल करना शुरू करेगा। इससे तुमको तो पता चल चुका होगा। अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे गाढ़ा सॉल्यूशन कौन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला कौन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मोस्ट कौन है इसमें से, तो तुम किसको बताओगे? सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, जो जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा वो उतने ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब आगे नए एग्ज़ाम में IIT एडवांस वगैरह में ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है तो इसमें ग्राफ बना देगा। मान लीजिए एक और हम ग्राफ बना दिए ऐसे और कह दिए कि बताए इसको सॉल्यूशन 1 2 3 4 कर दिया और कहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसंट्रेशन के सजाइए, तो यही होगा 1 से ज़्यादा 2 का, 2 से ज़्यादा 3 का, 3 से ज़्यादा 4 का। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसंट्रेशन के सजा लोगे, है ना। तो ये समझ लेना, जैसे जैसे भाई मेरे, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। हायर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक के। तो उसी तरह अब T2 सेकेंड सॉल्यूशन T2 पे बॉयल किया तो इसका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा TB2, ये हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि ये तुम जो दोनों सॉल्यूशन अगर वेरी वेरी डाइल्यूट लेते हो, अब वेरी वेरी डाइल्यूट लेना ही चाहिए, ठीक है ना, वेरी वेरी डाइल्यूट लेते हो, तो वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब लोगे तो वैसी स्थिति में ये जो कर्व लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। ये ऑलमोस्ट कैसी लाइन हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो ये दो ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल ABC, देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE, ये दो ट्रायंगल बनेंगी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बनेगी और ये दो ट्रायंगल आपका काम करेगा। ये दोनों ट्रायंगल लगभग सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ BDE होगा, ट्रायंगल BDE, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी, BDE और ट्रायंगल ABC, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी। और सिमिलर ट्रायंगल का केस तुम लोग पढ़े होंगे, सिमिलर ट्रायंगलों के साइडों, करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होता है, ये 9th-10th में पढ़े होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब छोटे ट्रायंगल का बेस, छोटे ट्रायंगल का बेस, छोटे ट्रायंगल का बेस BC, छोटे ट्रायंगल का बेस BC बाई बड़े ट्रायंगल का बेस BE। छोटे का बेस लोगे तो बड़े का भी क्या लेना होगा? बेस ही बराबर होगा किसके? छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर AB, छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर BD, ठीक है। और छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस बराबर होगा बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से बराबर होगा और ये तुम कर लोगे, ठीक है ना, और करोगे। इस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं। देखिए ये BC का वैल्यू देख लीजिए, BC ये है, यहाँ से एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ और यहाँ के बीच में, ये नीचे आ गए आप डायरेक्ट BC के नीचे, तो ये T1 माइनस T हुआ। BC के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? T1 माइनस T, तो T1 माइनस T पुट कर लीजिए। अच्छा, अब BE के जगह पुट कीजिए, तो BE कितना हुआ? BE कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक, तो ये हॉरिजेंटल नीचे आ जाइए, T2 माइनस T। अब क्या कीजिए? अब ये परपेंडिकुलर लीजिए, तो AB लीजिए, तो AB का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ जाइए, A P1 है और B कितना है? P, तो AB कितना हो गया?
P माइनस P1, ये भी हो गया P माइनस P1। और अब BD दीजिए, BD कितना है, तो B है, D है P2, B है P, तो P माइनस P2। ठीक, अब इस T1 माइनस T को डेल्टा T1 कहेंगे और T2 माइनस T को डेल्टा TB कहेंगे, कहे हुए हैं ऑलरेडी। तो अब इसको पुट कर दीजिए, डेल्टा T1 के जगह आप पुट कर दीजिए डेल्टा TB1 बाई डेल्टा TB2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2। हुआ ना। अब जो है आप क्या कर सकते हो कि इसमें ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है। अब इसको क्रॉस कर दो, तो डेल्टा TB1 बाई डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा TB2 बाई डेल्टा P2। इसी तरह अगर एक तीसरा सॉल्यूशन लोगे तो डेल्टा TB3 बाई डेल्टा P3, चौथा लोगे तो डेल्टा TB4 बाई डेल्टा P4, ऐसा ही आते चला जाएगा और ये सब इक्वल होते जाएगा, यानी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यानी ये आ गया आपका कांस्टेंट। तो डेल्टा TB बाई डेल्टा P इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ गया ना, कांस्टेंट। और तब डेल्टा TB इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डेल्टा P। और तब डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता था, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 था, आप पढ़े थे, ठीक है। और डेल्टा P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TB के, इसलिए डेल्टा TB फाइनली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डेल्टा TB डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डेल्टा P x1 के, जैसे आप हो गए अपने पापा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके पापा हो गए चाचा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप और आपके चाचा क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब आ जाइए, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइएगा तो क्या लाइएगा, एक कांस्टेंट दीजिएगा k, और x1 के जगह आप पुट करेंगे n1 बाई n1 प्लस n2, ठीक है। चूँकि सॉल्यूशन वेरी क्या है, डाइल्यूट है। चूँकि आपका सॉल्यूशन वेरी क्या है, डाइल्यूट है, इसलिए n1 यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू k n1 बाई n2, सिंस n1 इज वेरी लेस देन n2, इसलिए यहाँ से आपका n1 नेगलेक्ट हो गया। अब n2 को पुट कर लीजिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू k n1 बाई W2 बाई M2 पुट कर दीजिए। n1 तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ, और ये हुआ आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको याद होगा मोल के फॉर्मूला में, याद रखना, मोल के फॉर्मूला में W2 ग्राम में होता है। यहीं खतरा होता है, यहीं लोग फंसते हैं, ये ध्यान रखना, ये फंसने वाली जगह आ गई है, ठीक है। ये ग्राम में होता है और तुम्हें केजी में चाहिए, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू k इंटू M2 उलट के चला गया ऊपर, और तब यहाँ रहा n1 बाई W2। अब इसे तुमको बनाना है, क्या चीज़, इसे चाहिए, ये चाहिए तुम्हें, किस चीज़ में, kg में। इसे मोलालिटी कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ W2 इन ग्राम, W2 किस में है, ग्राम में,
ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर ग्राम है। अगर पर केजी होता तो इसे तुम मोलालिटी कह देते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर ग्राम है, देख रहे हो ना, पर ग्राम। अगर पर केजी होता तो इसे तुम क्या कह देते, क्या कह देते, इसे तुम कह देते मोलालिटी। तो ऐसा करो ना, इसको ग्राम केजी में चेंज कर दो। तो केजी में चेंज करने के लिए ग्राम को क्या किया जाता है, ये इन ग्राम है, W2 इन ग्राम। केजी में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 1000 से तुमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1000 से। इस तरफ कर लो, इस तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई जी देख लीजिए बढ़िया से, इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लिए। ये अब हो गया केजी, ये हो गया अब केजी, ठीक है, ये केजी में आ गया, ये केजी में हो गया। इस 1000 को इसके नीचे ले लीजिए। डेल्टा टी बी इजकल टू के m2/1000, ये एक कांस्टेंट बनेगा, नया कांस्टेंट। और यहाँ N1/W2 वेट ऑफ सोल्वेंट इन केजी, केजी में आ गया। और ये मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, मोलालिटी। मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट को मोलालिटी कहते हैं। और ये एक कांस्टेंट बन गया नया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट का नाम है के बी। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, के बी, और इनटू मोलालिटी। तो इस तरह आपका फॉर्मूला आ गया इसका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। यही फाइनल फार्मूला है, यही फाइनल फार्मूला है इसका। और रही बात इसको फाइनली लिखने का, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ। और मोलालिटी को आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इजकल टू के बी, मोलालिटी W1/M1, मोलालिटी का ये भी फार्मूला होता है W2 इंटू 1000। तो इट इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को यहाँ आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पहले भी पढ़े हुए हैं। मोल का फार्मूला होता है W2 वेट बाई मोलेकुलर वेट, जहाँ वेट सदा रहता है किस चीज़ में, ग्राम में ही रहता है। मैं मोल कॉन्सेप्ट में बताए हुए हूँ, आप मोल कॉन्सेप्ट देख लेना, चेक कर लेना। तो ये यहाँ फंसते हैं लोग, ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला कुछ लोग बता देते हैं, तुम फंसना नहीं। तो इसी को जो है केजी में करने के लिए, ग्राम को केजी में करने के लिए M2 तो उलट के इसके साथ चला ही गया। केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई होता है, और ये केजी में बन गया। ये W2/1000 हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये 1000 आपका आ गया, इधर ले लीजिए इसके नीचे। तो Km2/1000, इसे एक नया कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। Kb इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ इसके आगे हम लोग मिलेंगे, फिर मिलेंगे केबी के साथ। केबी को मैं और क्लियर समझाऊंगा, अभी केबी समझाना बाकी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केबी के साथ मिलेंगे, केबी के साथ मिलेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और दिलों से दिलों को जोड़ते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, सी यू एंड सी यू।